Hello, Mataji and watching Morning Pulse on Onbill TV. Amid the ongoing controversy on Ayodhya Ram Mandir donations and Ayodhya lawyers' refusal to represent accused, VHP Chief Alok Kumar said there is absolutely no sympathy for anyone accused of stealing offerings. They deserve punishment, but questioned if a lawyer can refuse to take up a case in the court where they practice. He said the Supreme Court deliberated on this matter in 2011 in the Muhammad Rafi case. The Coimbatore Bar had passed a resolution stating that no lawyer would appear for a convict from that time. The Supreme Court drew the lawyer's attention to Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and, by extension, the right to a legal defense. Supreme Court affirmed that any criminal, regardless of the severity of the offense they are accused of, retains the right to the best possible defense. The Supreme Court also cited the rules of professional conduct for bar associations, which state that a lawyer cannot refuse a case within their court of practice if the full fee is being offered. The Supreme Court declared such resolutions unlawful, unconstitutional and contrary to professional ethics. He stated that the Ayodhya Bar Association should examine that Supreme Court judgment. मैं इन दोनों बातों से संतुष्ट हूं। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी। हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं इसको अच्छा कदम मानता हूं, साहसपूर्ण कदम मानता हूं। और पुलिस उनसे जानकारियां ले रही है, पूछताछ कर रही है, पुलिस का कर्तव्य है। हमको ये बताया गया है कि ट्रस्टियों ने निश्चय किया है कि जो भी जानकारी या पूछताछ होनी होगी वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे और पुलिस को सब प्रकार का सहयोग करेंगे जिससे सारे दोषी पकड़े जा सकें और दंडित हों। सर, अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से डिसीजन लिया गया, जितने भी एक्यूज हैं उनके लिए कोई भी एडवोकेट जो है वो अपीयर नहीं होगा। अगर वो होता है तो फाइन भी रखा है उसके लिए। क्या बोलना चाहेंगे इस डिसीजन? मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि चढ़ावे चोरी के किसी भी आरोपी से हमारी कुछ भी सहानुभूति नहीं है। उनको दंड मिलना चाहिए। पर क्या कोई वकील जिस कोर्ट में वह प्रैक्टिस करता है किसी केस को लेने से इनकार कर सकता है? तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रफी के केस में इस बात पर विचार किया था। कोयम्बटूर की बार ने प्रस्ताव पास किया था कि कोई भी वकील उस समय के एक दोषी के लिए पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को संविधान की धारा 21 बताई थी जिसमें जीवन का अधिकार दिया है और फिर लीगल डिफेंस का भी अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि कोई भी अपराधी चाहे कितने भी भयंकर अपराध में आरोपी हो, उसको बेस्ट डिफेंस का अधिकार फिर भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के प्रोफेशनल कंडक्ट के उस रूल को भी बताया था जिसमें लिखा है कि कोई वकील ऐसे केस को लेने से इनकार कर नहीं सकता जो उस कोर्ट में है जिस कोर्ट में वो जाता है और उसे पूरी फीस दी जा रही है। और इस तरह के प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बताया। मैं समझता हूं कि अयोध्या की बार एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को देख लेना चाहिए। जी सर, साथ ही इस पे पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स भी काफ़ी हो रही है। कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग को राम मंदिर में दर्शन के लिए जाने नहीं दिया जा रहा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है क्या आज के टाइम पे दर्शन करना कोई गुनाह हो गया है, जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया उनके लीडर्स को? चलो अच्छा है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी कभी हुए ही नहीं, और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो खड़गे जी के पास तो मैं भी गया था, आप पधारिए। सोनिया जी के पास भी हमारे में से लोग गए थे कि आप पधारिए। पधारने के बजाय हम नहीं आएंगे ऐसा एक अहंकार पूर्वक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था। उसके बाद भी नहीं आए, आज तक भी नहीं आए। 1948 में जब मूर्तियां प्रकट हुई थी राम जन्मभूमि पे, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था, मूर्तियां वहां से हटवाओ, जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करके हटवाओ। वहां कमिश्नर मेनन थे। मेनन ने सरकार को लिखा कि बल प्रयोग का मतलब होगा गोलियां चलवाना। मैं राम भक्तों की हत्या में भाग नहीं ले सकता। अगर सरकार को ये करवाना है तो मैं नहीं करूंगा, मैं त्यागपत्र देता हूं, किसी और से करवा लो। तो आज अचानक इतना प्रेम कहां से उमड़ा है? ये सब 2027 के चुनाव के लिए हो रहा है। भगवान ने कहा है, राम जी ने, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, चालबाजियां समझती है। आने वाले समय में इसका पूरा दंड कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल, ओवैसी का कहना है कि अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम दोषी होता तो उस पर तरह तरह की कार्रवाई होती, बुलडोजर उसके घर पे चलाया जाता। अब क्यों नहीं ऐसा कोई डिसीजन लिया जा रहा है? थोड़ा इंतजार करिए ओवैसी जी, एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। कोर्ट दंड देगी, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, चक्की पीसेंगे। यही हमारा और इन लोगों का भी प्रायश्चित होगा। Security forces have established a multi-layered aerial surveillance and anti-drone security grid along the Sri Amarnath Yatra route, deploying advanced technologies to ensure foolproof security for pilgrims undertaking their annual pilgrimage beginning on July 3. Second in command 46th Battalion CRPF SK Pal said using drones acts as a force multiplier for campus security, while there are other assets, drones offer capabilities that go beyond those. ले लो ऊपर हो गया ना जाएगा तो थोड़ी हाइट चलेगी, जितना दूर होगा अगर ऊंचा नहीं है तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज दिखा ड्रोन का उपयोग किसी भी कैंपस की सुरक्षा के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। फिजिकल मैन पावर, दूसरे डिवाइसेस भी हमारे पास रहते हैं
चाहे K9 हो, चाहे BDDS हो, एंटी साइबोटाज चेक हो, CCTV सेटअप हो, लेकिन ड्रोन इसके बियॉन्ड भी देख सकता है। जैसे कि हम उन जगहों पे इस कैंपस के 3-4 किलोमीटर की फेरी को भी सुबह शाम या किसी भी समय किसी भी तरह की आसूचना आए और हमको लगे कि वहाँ पे अभी ट्रुप्स को भेजना मुनासिब नहीं होगा, तो वहाँ पे हम उससे सर्विलेंस कर सकते हैं कि किसी के छुपे होने की या कोई अनवांटेड मूवमेंट किसी ने देखा और सिविलियन के थ्रू हमारे पास पहुँचा तो हम उसको तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। इवन अगर फिजिकल या गाड़ी से जाने में आधे घंटे लगेगा तो ड्रोन को वहाँ पहुँचाने में कुछ 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कब कब उड़ाते हैं हम ड्रोन पर डे? सुबह और शाम के वक्त, स्पेशली जब कहीं पे किसी जगह पे ऐसी कोई ट्रैफिक की समस्या आ गई या उसको मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है, जहाँ पे हमको डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है तो उसको देख सकते हैं कि हम किधर से जा सकते हैं। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, 3 तारीख से शुरू होगी। क्या उसको ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन की का सुविधा हम ले रहे हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं या पहले भी नहीं, ये हाईवे पे तो हम पहले से भी कर रहे हैं और सराउंडिंग में CI ऑप्स में भी ड्रोन का पूरा यूज़ है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो और चाहे रिमोट इलाकों में हो। लेकिन यहाँ पे यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रांजिट कैंपों में विशेष तौर पे लगाया गया है ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या काम है? वो ड्रोन से होने वाले हमले को न्यूट्रलाइज करता है और हमें सेफ जोन में उससे पहले भी उसका डिटेक्शन बता देता है कि अगर हमारा एनिमी ड्रोन है या फ्रेंडली ड्रोन है, इसकी पहचान करवा देता है। तो जितने ट्रांजिट कैंप हैं, अगर हम बात करें जम्मू से लेकर और अमरनाथ केव तक, तो टोटल कितने पहले तो ट्रांजिट कैंप हैं? और ये ट्रांजिट कैंप में क्या सारे ट्रांजिट कैंप में ये एंटी ड्रोन सिस्टम और ये ड्रोन रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। करीब रास्ते में 12 से 15 ट्रांजिट कैंप जरूर होंगे और बेसिकली जो 4 बेस कैंप हैं, बालटाल हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, इन एक्सेसेस पे तो और ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। थैंक यू। A special intensive revision SIR commenced in Karnataka State Home Minister Priyank Kharge on Tuesday alleged that the Election Commission of India ECI was functioning as puppets under political pressure from the centre rather than acting independently. Speaking to reporters, Kharge targeted the poll body for pushing ahead with the exercise without replying to the state cabinet over their demands. Despite his objections, the revision exercise itself began as scheduled with Chief Minister D.K. Shivakumar launching the SIR of electoral rolls by filling out the enumeration form at his Sadashivanagar residence. The special intensive revision SIR of electoral rolls, which commence across the state, will continue till July 29. Karnataka cabinet passed a resolution setting out conditions it wanted the ECI to fulfill before the exercise began in the state. ಆತಂಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವರೇ? ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಇವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಉಡಾಫೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಾವು SIR ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವ? ಯಾರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾನೂನು? ಇವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದಾ? ಏನು BJP ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಲೆಟರ್ಗಳು? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅವರು. ECಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು BJP ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, RSSಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು BJP ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಆಡಿಯೋ ಬಂತಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ECಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, RSSಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನೇ. ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಕೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅದು ಯಾರು ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು BJP ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಇವರೇ, ಇದು ಒಂದು
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಸ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 80 ಜನ MP ಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಡಿನಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ SIR ತಂದರು. SIR ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದರು, ಏನಂತ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, 27 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ಡು, ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತು, ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮತದಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಸಮಜಿಯೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಇವರು ಓಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ಇವರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಯಾಕೆ TMCಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, SPಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, NCPಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಬಿಲ್ನ ತಂದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The Yuva Jana Shramika Youth Congress Party YSRCP MP Madila Gurumurthy on Tuesday said his party was unaware of the letter signed by opposition India bloc parties to the Chief Justice of India over the VVP-80 process and other election-related issues, while reiterating the party's neutral stand and its long-standing demand that election be conducted using ballot papers. The remarks came after India bloc parties including Aam Aadmi Party and the DMK came together to raise concerns over the special intensive revision process of the Election Commission of India and other election-related issues. The bloc has written a joint letter to the Chief Justice of India raising its concerns. First of all, we strongly condemn the violent attack on YSR Congress Party, Amaravati Farmers Protection Committee. So, earlier during the CRDA meeting, so one farmer, Mr. Ramarao, he collapsed while he expressing his displeasure on long pending issues regarding his lands and all. So present government not done any justice for the farmers. So the Amaravati farmers having faith on our YSR Congress Party, so they requested us, YSR Congress Party support, they requested to visit their fields, so who are the cultivating in the Amaravati region. So our party, YSR Congress Party, Amaravati Farmers Protection Committee visited there. On those time, some of the TDP activists, they attacked on YSR Congress Party public representatives. So this is purely undemocratic way. Present TDP government, they are using his machinery. So on YSR Congress Party's faith followers,
They're putting so many cases, illegal cases on them. Still, they are not allowing in Amaravati region. So why they are afraid? If they do really justice to the farmers, why they are afraid to allow the public representative? According that joint letter. So how do you see this? We are not aware of about these letters and all. So our party, YSR Congress Party, take neutral stand. So already we expressed our views in the parliament debates. So our request is, so whoever eligible for the vote, so they should get their votes. And second thing is, so YSR Congress Party demand to go with election with ballot paper. That's it, our demand. Okay. So any comment regarding this letter? We are not aware about that letter and also I want to come. So I think I don't know as of now. So my party, if we Punjab Kings cricketer Shashank Singh has denied allegations of assault after an FIR was registered against him, his father and their driver over an alleged incident involving a staff member, asserting that there was no physical altercation and claiming that the complainant had been taking private photos and videos inside their house. Shashank Singh denied holding the complainant hostage and accused him of just having fun while being appointed as a cook. He further alleged that videos and photographs of the house were found on the complainant's phone and said his mother asked him to delete them as they were private. कि आपके फादर और आपके ड्राइवर के ऊपर आरोप लगे कि आपने एक बावर्ची को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की, क्या नहीं बंधक नहीं बनाया। देखिए कोई 2 दिन के लिए आता है तो आप क्या बंधक बनाओगे 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए आता है कोई मस्त यहाँ खाना पीता खाता है, मस्त वीडियोस फोटोज निकालता है और रहता है, तो आप क्या ही बंधक बनाओगे उसको? हाँ ये है कि वो बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था और वो यहाँ पे आके सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंगिंग के फोटोज या वीडियोस क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करने आया था। तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है कुछ चोरी नहीं हुई। हाँ एक चांदी के गणपति जी हैं जो नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है, बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था। उसने कहा कि मैंने ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, उस दौरान मैंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया, इस तरीके की बातें हुई। ऐसा कुछ कमरे के अंदर बंद नहीं किया, मोबाइल नहीं छीना। हाँ ये था कि उसके मोबाइल में वीडियोस थे, फोटोज थे घर के, तो मम्मी ने डिलीट करवाए वो, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट थे। तो मम्मी को भी शौक हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी इससे ज़्यादा कि हमने उसका मोबाइल छीना हो, अरे मोबाइल छीने क्या करेंगे हम लोग, उसका मोबाइल छीने क्या करेंगे। और मेरे पास भी एक वीडियो है, मतलब पापा ने वीडियो बनाया था उसका कि जब वो जा रहा है तो मोबाइल पे किसी को कॉल करा है, पापा ने उसको बाकायदा बोला कि तुम कॉल कर लो अपने घर पे, बता दो कि तुम यहाँ से जा रहे हो वरना बीच में गायब मत हो जाना। तो बाकायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देख रहा है और बोल रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसके बाद वो बोल रहा है हमने मोबाइल लिया, तो मैं क्या बोलूँ इससे? क्या पुलिस ने अभी तक आपको इस मामले में अप्रोच किया? नहीं पुलिस ने कुछ अप्रोच नहीं किया अभी तक हम लोगों को। जब इतना कुछ हुआ तो फिर आपने क्या आप पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरी सिस्टर ने बोला जब पकड़ा हम लोग ने उसको कि भाई वो फोटोज निकाल रहा है, वीडियोस निकाल रहा है, चोरी एक सस्पेक्ट आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला भी कि 100 नंबर डायल करो, बट उसने बोला गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं जाना पड़ेगा। तो मैंने ही बोला कि नहीं आप मत पुलिस से एक्शन मतलब बैठे रहेगा थाने में, क्या मतलब। तो वो एक मुझसे गलती हो गया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि भाई जो गलती करता है उसको भुगतना चाहिए। मैंने एक अच्छे फेथ में इमोशनल होकर बोला कि मम्मी जाने दो ना, उसको क्यों रखा है आपने, तो चले गया वो। बट ये सब करेगा बाहर जाके, इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं था। आपने रखा किसने था, कैसे किसके थ्रू वो आया था? नहीं पापा ये किसी फ्रेंड के थ्रू रीवा से आया था, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी होता है ना कि आपके नोन लोग जो होते हैं वो भेजते हैं किसी को। जो हमारा एक और कुक है वो एक पापा के नोन के थ्रू आया था, तो आप ट्रस्ट पे रखते हो, जो इंडिया में मोस्टली हर हाउस होल्ड में होता है। यूजुअली तो मैं ट्राई करता हूँ कि वेरीफाइड एजेंसीज के थ्रू ही बुलवाऊँ मैं, बट कभी कभी होता है ना कि भाई उसको नौकरी की जरूरत है, खाना अच्छा बनाता है, हमने देखा हुआ है उसको, तो बुला लो। तो वैसे ही आया था वो। बट ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है हमारे फैमिली के लिए, इवन सबके लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप रहते हो तो वेरीफाइड एजेंसीज या ऐसे बंदों को बुलाओ जो ट्रस्टवर्दी हो। कि उसका जो बैकग्राउंड देखा हमने, पापा ने ऑब्वियसली चेक करवाया बाद में, तो मालूम पड़ा कि भाई वो नशा गांजा वगैरह करता था पहले भी, तो उसका बैकग्राउंड ही ऐसा था। अब वही गलती है कि ये बैकग्राउंड पहले चेक करवाना चाहिए था, हमने 2 दिन बाद चेक करवाया। क्या आपने इस पूरे मामले में आपको क्या लगा कि
पुलिस पे उस समय जाना चाहिए जब ये पूरा मामला हुआ? बिल्कुल, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जब वो घर पे कर रहा था काम, तभी उसी क्षण मेरी बहन ने मुझे बोला कि 100 नंबर डायल करो, वैन आएगी पुलिस की और लेके जाएगी उसको। बट वो मेरी गलती थी कि मैंने बोला कि गरीब आदमी है, रोने गाने लगा, तो मैं हो गया इमोशनल कि भाई छोड़ो, क्यों करना है, जाने दो ना उसको। तो वो मेरी गलती हो गई, चूक हो गई। तो क्या आपको ये भी लगता है कि कोई आपके ऊपर इस तरीके के आरोप? बिल्कुल सर, पॉसिबल है कि भाई आते हैं यहाँ पे लोग, काम के सिलसिले में आए, भाई नहीं मिला तो भड़क गया कि भाई कैसे काम नहीं करने दे रहे हैं, और उसने बोला कि भाई ठीक है, आप लोग के थ्रू, मेरे फैंस के थ्रू थोड़ा सा लोग जानते हैं मुझे, उसको लगा कि भाई इनका नाम खराब करो, तो कर रहा है नाम खराब। बट आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं, इवन मीडिया से लेके फैन से लेके जो भी लोग जानते हैं मुझे, उन्हें मालूम है कि हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, मैं गाली गलौज करने भी 2 बार कतराता हूँ। तो इसलिए ये सब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जिनको पता है उन्हें पता है, तो मुझे आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। Meanwhile, additional DCP Zone 1 Rashmi Agarwal Dubey said an FIR was registered at Ratibat police station based on a complaint alleging assault. She added that the complainant had undergone a medical examination and further action would depend on the medical report. She, however, added that prima facie the incident does not appear to involve a severe assault. थाना रातीबड़ में एक FIR कल पंजीबद्ध हुई है, जिसमें एक फरियादी है, उनके द्वारा साधारण मारपीट संबंधी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 3 लोग नामजद आरोपी उसने लिखा है। कौन कौन नामजद है? इसमें शैलेश सिंह सर का है नाम, एक उनके सुपुत्र का नाम है, ड्राइवर का उसमें नाम लिखित। हाँ, उनके सुपुत्र का नाम, जी हाँ, इसमें है। मैडम, पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से मारपीट की गई है, मोबाइल छीना गया, उसमें धाराएं कौन लगी हैं? देखिए, मेडिकल कराया गया है पीड़ित का, और जैसे मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। अगर कोई इसमें गंभीर चोट अगर आती है मेडिकल में, तो उस अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या मैडम आगे धारा बढ़ाने की कार्रवाई और आगे क्या कुछ? वो सब में अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं है। अभी प्राइमा फेशिया जो चीज़ है उसमें ऐसी कोई गंभीर मारपीट की बात नहीं है। मैम, ऐशबाग में भी थाने में। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.